हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास में हमने क्या अभी तक पढ़ा? क्लास 6 मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको। और ये जो चल रहा है हमारा चैप्टर क्लास 7 का चैप्टर 1 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके थे पार्ट 1 में? आप सभी को पता है कि मैं पार्ट वाइज चैप्टर को लेकर आती हूँ। चलिए हम पढ़ते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने मानचित्र 1 और मानचित्र 2 जो यहाँ दे रखा है इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था लास्ट क्लास में। और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से विश्व का मैप बनाया गया था। अल-इदरीसी ने किस तरीके से, जो भूगोलवेत्ता हैं जिनको भूगोल के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी थी, उन्होंने विश्व का जो एक मानचित्र बनाया था वो किस तरीके से बनाया था। और दूसरा मानचित्र जो कि दूसरे इतिहासकार हैं हमारे गिबलान द लिस्ले, तो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे हमने ये भी देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा नई और पुरानी शब्दावलियाँ। तो हमने पढ़ा था इसमें जैसे फारसी किस तरीके से भाषा में चेंजिंग आई, किस तरीके से भाषा में बदलाव आया, किस तरीके से शासक आए, किस तरीके से लोगों ने राज्य किया, है ना। भारत में जब आए लोगों ने किस तरीके से राज्य किया, किस तरीके से उनके राज्य स्थापित हुए भारत में, किस तरीके से लड़ाइयाँ हुई और किस तरीके से जब राज्य स्थापित हुए तो उन्होंने अपनी भाषा को भी यहाँ पर लागू किया। और किस तरीके से जब बाहर के लोग आए थे तो हमारे भारत को हिंदुस्तान शब्द दिया था। हमने ये भी पढ़ा था। उसमें से हमने एक के बारे में पढ़ा था, मिनाज ए सिराज के बारे में, जिन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के बीच के स्थित के इलाकों के लिए। ये शब्द जो उन्होंने प्रयोग किया था राजनीतिक अर्थ में किया था प्रयोग। बात हमने इसके बारे में कर ली थी पहले। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हमने दूसरे एक व्यक्ति हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो दूसरे जो व्यक्ति थे हमारे, जो मिनाज ए सिराज थे, ये 13वीं सदी में आते हैं। इन्होंने किस तरीके से, ये बात हमने कर ली। ठीक है, तो अब हमारे पास दूसरे आते हैं, दूसरे व्यक्ति जो आते हैं वो है बाबर। बाबर ने जब आते हैं भारत में, तो बाबर जब 16वीं सदी में आता है भारत भारत जैसे कि मिनाज सिराज ये आए थे 13वीं सदी में। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, मैं इनकी ना चैप्टर वाइज नोट्स भी बनाकर लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि क्लास 7 का अभी चैप्टर 1 स्टार्ट हो गया। इसी के साथ साथ जो मैंने आपको लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाई है क्लास 6 के कंप्लीट 11 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब मैं क्लास 6 के चैप्टर वाइज नोट्स भी लेकर आऊँगी साथ के साथ, और साथ के साथ एनसीईआरटी का जो हमारा क्लास 7 के जो चैप्टर चल रहे हैं वो भी मैं आपको कवर कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि सीटेट वालों के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं और उनको मुझे 15 नंबर देने हैं। 15 नंबर यानी कि सोशल साइंस में सीटेट पेपर 2 में जो नंबर होते हैं वो 60 नंबर का होता है सोशल साइंस। उसमें से जो 50 नंबर अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं वो हमारे इतिहास से ही बनते हैं। तो इतिहास में से मेरी कोशिश ये रहेगी कि पूरे 15 के 15 नंबर उनको मिलें। ठीक है, तो इसीलिए मैं चैप्टर्स भी पढ़ा रही हूँ आपको, और चैप्टर जो पीछे पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स भी बनाकर आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग डेली क्लासेस को देखेंगे जब भी बेनिफिशियल होगी क्लास। ये चैप्टर वाइज मैं इसलिए शुरू में पढ़ाती हूँ, चैप्टर वाइज पढ़ाने के बाद मैं नोट्स इसलिए करा रही हूँ क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओनली नोट्स पहले पढ़ लोगे उससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप चैप्टर वाइज लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे। राइट, चलिए हमारे दूसरे व्यक्ति की चर्चा हो रही थी बाबर की। तो बाबर भी आए, तो बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने भारत में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो किया भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। ठीक है, उसके बाद 14वीं सदी में हमें जो देखने को मिलते हैं अमीर खुसरो देखने को मिलते हैं। अमीर खुसरो और अमीर जो खुसरो थे 14वीं सदी के कवि थे। ध्यान रखिएगा, 14वीं सदी के कवि थे अमीर खुसरो, जिन्होंने प्रयुक्त शब्द हिंदुस्तान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया। और हिंद क्या, कुछ कुछ समान लगता है हिंदुस्तान की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो ये 3 व्यक्ति आए किस तरीके से हिंदुस्तान, हमारे भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया, इसमें मैंने आपको बताया। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सा हैंग हो गया है क्या? हाँ, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि क्या क्या नई और पुरानी शब्दावलियों का कैसे कैसे प्रयोग हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने आपको बताया था
जैसे कि परदेशी शब्द, विदेशी शब्द का भी मैंने प्रयोग बताया था कि विदेशी शब्द का जो प्रयोग लिया जाता था, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में कहते हैं परदेसी, और फारसी में क्या बोलते हैं विदेशी को? अजनबी। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं, ठीक है, यहीं से लिए जाते हैं। जो इतिहास में आपके 15 क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी आपके 15 से 20 क्वेश्चंस आपके जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना, सोशल्स, कल्चर से हो गए, इस तरीके से ये 4 पार्ट्स होते हैं सोशल साइंस में। यहाँ से 20-20 करके क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि पूरे 60 क्वेश्चंस बनते हैं, और कुछ पेडागोगी भी होती है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन हमारे पेडागोगी के भी देखने को मिलते हैं इसमें, राइट, क्योंकि मैंने भी सीटेट के एग्जाम दिए, मेरे क्वालिफाई है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ आपको, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, आपके जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इतिहासकार और उनके स्रोत। देखिए कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, मैं पहले आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी कैसे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। तो इतिहासकार कौन? जो इतिहास लिखते हैं, और उनके स्रोत, जो स्रोत वो लिखते हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। जो स्रोत उनको मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो वर्णन करके उनकी भी वो छानबीन करके उन स्रोतों को एक लिखते हैं, और इस तरीके से इतिहासकार उसका इतिहास बनाते हैं कि अतीत में जो उनको स्रोत मिलते हैं, ठीक है। तो स्रोतों में कुछ भी हो सकता है, जैसे कपड़े हो जाते हैं, मन के हो जाते हैं, पत्थर हो जाते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अनाज हो जाते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था एक क्लास में कोलिडबा से मिले भूसी के जो वो हैं साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, जैसे राजस्थान से कालीबंगा से जुते हुए कुछ खेतों की कुछ साक्ष्य मिले हैं। इस तरीके से जो साक्ष्य होते हैं उनको इतिहासकार इतिहास के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। स्टार्ट करते हैं क्लास को। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है? देखिए, इतिहास का मतलब ही यही होता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ठीक है। तो इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। देखिए स्रोत यहाँ से, अब जैसे कुछ राजा के बारे में ले लीजिए, हमने जैसे लास्ट क्लास में क्लास 6 में हमने पढ़ा था गुप्त वंश के शासक कौन थे। जैसे गुप्त वंश के शासक आपने पढ़ा होगा ध्यान से, तो आपको अभी भी याद होगा। गुप्त वंश के शासक कौन थे? जैसे कि चंद्रगुप्त हो गए, है ना, समुद्रगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए, ठीक है। यानी कि चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त ने दोनों ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, है ना। और दूसरा यहाँ पर जिक्र किया गया है जैसे कि हर्षवर्धन, है ना। तो हर्षवर्धन के बारे में भी हमने पढ़ा था किस तरीके से इन्होंने कन्नौज पर शासन करते हुए किस तरीके से इन्होंने मगध और बिहार पर आक्रमण करते हुए किस तरीके से ये नर्मदा की तरफ बढ़े थे। नर्मदा की तरफ जैसे ही जीतने के लिए, मतलब राज्य को जीतने के लिए बढ़े थे, तो वहां पर किसने रोका था? मैंने बताया था, देखो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, किसने रोका था, ऐसे रिलेट करके क्वेश्चंस बनते हैं, चैप्टर वाइज से रिलेट करके क्वेश्चंस बनते हैं। तो हर्षवर्धन को किसने रोका था? क्वेश्चन आ चुका है, पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने इनको रोका था, ठीक है। हमने अध्याय क्लास 6 के अध्याय में हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। तो ऐसे स्रोतों से इतिहासकार क्या ये इनके स्रोत हो जाते हैं कि गुप्त वंश के शासक कौन थे, हर्षवर्धन को किसने रोका था, हर्षवर्धन का किस पे शासन था, हर्षवर्धन को राजा बनाया गया था, ये बड़े भाई थे, बड़े नहीं थे, ये छोटे थे, बड़े भाई की मृत्यु होने के बाद इनको राजगद्दी मिली थी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये स्रोत इतिहासकार को मिलते हैं, ये इनके स्रोत होते हैं। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। कहने की बात है कि इस पुस्तक की बात जो की जा रही है, हमारे क्लास जो 7th की जो चैप्टर की बात की जा रही है, यहाँ पर हम 700 से लेकर 1750 के बीच के अराउंड में हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे और उनके वर्षों के बारे में जानेंगे कि इस बीच में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, ठीक है। चलिए, परिवर्तन में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि अकाल हो जाता है, युद्ध हो जाते हैं, शासन हो जाता है राजा का, है ना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो
चलिए देखते हैं 700 से 1750 के बीच में हमें क्या मिलता है पढ़ने के लिए। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। कहने का मतलब होता है कि कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जो पीछे से अभी तक ऐसे ही चले आ रहे थे, यानी कि कब तक, 1750 के अराउंड। ठीक है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। मतलब इतिहासकार जो है ना, इस काल के बारे में, किस काल के बारे में, 1750 ईस्वी तक की बात हो रही है। इस काल के बारे में सूचना जब वो इकट्ठी करते हैं तो अभी भी वो किस पर निर्भर होते हैं, सिक्कों पर, शिलालेखों पर, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला और लिखित सामग्री पर निर्भर होते हैं। सिक्कों की बात हम जैसे कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे सिक्के कौन चले थे, आहत सिक्के थे, जो मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 6 में। देखो क्लास से रिलेटेड ही मैं बता रही हूँ, है ना, क्लास से रिलेटेड बता रही हूँ, अदरवाइज मैं अलग से कहीं से नहीं ला रही हूँ इसके बीच में। अगर अलग से मैं लाऊंगी जो चीज़ मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, अगर मैं उसको यहाँ पर पढ़ाऊंगी तो आपके घोष पोछ हो जाएगा। ठीक है। देखो मैंने क्लास 6 में आहत सिक्के आपको पढ़ाए थे, है ना, आहत करके यानी कि पीट कर जो बनाए जाते थे, है ना, शक शासक, कुषाण शासक, मैंने पढ़ाया था ना आपको। तो वहां से देखो हमें सिक्के, जब पुरातत्व, जब इतिहासकार देखते हैं तो सिक्कों से उन्हें पता चलता है कि ये कुषाण सिक्का है, शक सिक्का है ना, इस तरीके से। शिलालेख जो हो जाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ाया था अशोक का शिलालेख, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि समुद्रगुप्त के बारे में कहाँ से पता चलता है, समुद्रगुप्त के बारे में अशोक के शिलालेख से पता चलता है। अशोक का शिलालेख कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। ठीक है। तो ऐसे पता चलता है। स्थापत्य जैसे भवन निर्माण, कोई भवन निर्माण हो गया। ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको महाबलीपुरम के बारे में बताया था, जो एकाश्म मंदिर भी बोला जाता है इसको। और कुछ लिखित सामग्रियां भी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोहरों पर लिखी हुई कुछ ऐसी सामग्रियां देखी गई हैं। इससे वो अपना इससे इतिहासकार इन स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। राइट, समझ में आया, अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्लीज क्लास को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मुझे भी कुछ आपसे मोटिवेशन मिलता रहेगा, है ना। और प्लीज जो बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, प्लीज चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाइए और इसको शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ना आने वाली जितनी भी क्लास है आपको डेली अपडेट होती रहेंगी। राइट। चलिए, पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी हैं। मतलब कुछ चीजें तो वैसे ही चली आ रही थी, लेकिन कुछ चीजें इसमें भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। मतलब कहने का मतलब होता है 700 से 1750 के बीच की बात जब हम करते हैं तो इसमें कुछ ना, इन चीजों को ना देखते हुए, किन चीजों को, सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य, उसके अलावा लिखित सामग्री की जो बात हम करें, इनकी विविधता ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब किस पर डिपेंड रहने लगे, लिखित सामग्री पर। ठीक है। लिखित सामग्री कैसे बढ़ गई ज्यादा, इस पर कैसे बढ़ गए, लिखित में इतिहासकार कैसे विश्वास करने लगे, क्या मतलब था जो लिखित सामग्री पे ज्यादा डिपेंड होने लगे। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। कहने का मतलब ये है कि जब लिखित सामग्री बढ़ने लगती है, जब लिखित सामग्री से जब उन्हें साक्ष्य मिलने लगते हैं तो वो दूसरी चीजों को कम कर देते हैं। दूसरी चीजें मतलब कि जैसे कि हो गए आपके ये सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य, इनको कम कर देते हैं वो। ठीक है। लिखित सामग्री का प्रचलन इतना ज्यादा इस दौर में कैसे बढ़ा और यहाँ से कैसे जानकारी मिली, क्या रीजन था उसका। रीजन था कागज। कागज, इस समय के दौरान कागज क्रम से सस्ता हो गया, बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों की वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों का दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। कहने का मतलब है कि जब इस समय के लोग जब थे तो ये मोहरों पे तो लिखते नहीं थे। जब कागज का प्रचलन हो गया तो यहाँ पर जो इनके कवि थे, लेखक थे, लिपिकार थे, जो भी थे, वो कागज का प्रयोग करने लगे। और कागज का जब वो प्रयोग करने लगे तो जो धर्म ग्रंथ थे, शासकों के वृत्तांत थे, शासकों के बारे में जो लिखना था, संतों के जो लेखन हुए,
जैसे कि जैसे कि हमारे महावीर स्वामी आ जाते हैं, महात्मा बुद्ध हो जाते हैं ना। तो इस तरीके से जब लेखन की कला जब शुरू हुई थी, अर्जियां हो गई, ठीक है, अदालतों के दस्तावेज हो गए, इस हिसाब हो गए, और करों के खाते हो गए। यानी कि हम यहाँ पे गौतम बुद्ध और महावीर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो 700 से लेकर 1750 के बीच में बात कर रहे हैं। उस बीच में हमारे यहाँ भी मैंने आपको बताया कौन कौन आते हैं। हर्षवर्धन हो गए, गुप्त शासक हो गए, तो इनके बारे में कागज पे लिखा जाने लगा था। धनी व्यक्ति शासक जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्र किया करते थे। मतलब जो धनी व्यक्ति थे वो शासक जैसे जन हो गए, मठ हो गए। मठ कब बनाए जाते थे? मठ किसके लिए बनाए गए थे, कहाँ पर प्रचलन था? जब गौतम बुद्ध के थे, महावीर स्वामी के थे, जब अनुयायी थे, तो उनको रहने के लिए क्या मठ बनाए गए थे, मंदिर मंदिर बनाए गए थे, ठीक है। पांडुलिपियां थी, कुछ एकत्र किया करते थे, इकट्ठा कर ली थी धनी व्यक्ति, ठीक है। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता है? अभिलेखागारों में रखा जाता है ना। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारियां मिलती हैं, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। देखो अभिलेखाकार जो होता है ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। अभिलेखाकार के बारे में मैं पहले भी आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं ज्यादा कुछ यहाँ पढ़ाऊंगी नहीं। अभिलेखाकार जो यहाँ लिखा हुआ सिर्फ उसके बारे में बताऊंगी। ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखाकार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। राइट, देखिए जैसे कि दिल्ली का पुस्तकालय हो गया, लखनऊ का पुस्तकालय हो गया, है ना। जिस राज्य में आप रह रहे हैं उसके पुस्तकालय हो गए, किसके राज्य के, और राष्ट्रीय राज्य के, राज्य लेवल पे पुस्तकालय अलग होते हैं अभिलेखाकार, और राष्ट्रीय स्तर पर अलग होते हैं। दो स्तर पर देखो यहाँ पे दिया गया, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, पुराने पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियां अभी तक रखी हुई हैं, अभी तक रखी हुई हैं, और उनका ही क्या करते हैं, उनकी जांच पड़ताल करके, उनका अनुमान लगा के इतिहासकार ऐसे स्रोतों से जानकारियां प्राप्त करते हैं अतीत के बारे में। अब जैसे इस टाइम पे जो कुछ भी लिखा जा रहा है, तो कुछ ऐसी चीजों को अभिलेखागार में रखा जाता है, ठीक है, जिससे आने वाले समय में लोग उनका फायदा ले सके, उनके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं। छापे खाने का मतलब है प्रिंटिंग मशीन तो ऐसा था नहीं उस समय, इसलिए लिपिक या नकल हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। यानी कि लिपिक कोई क्या बोला जाता है, देखो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। देखो आप इसको पढ़ के ना आसानी से निकल जाएंगे। लिपिक या नकल नवीस, नकल नकल नवीस। तो ये क्या कर, नकल नवीस का मतलब क्या होता है, नकल करने वाला, ठीक है। और लिपिक, लिपिक की नकल करने वाले, लिपिक होते थे नकल करने वाले, ठीक है, एक ही बात है ये, ठीक है। तो पांडुलिपियों की क्या करते थे, पांडुलिपियों की क्या करते थे, पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे, यानी कि उनकी कॉपी करते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आसान तो नहीं है ना, एक पिक्चर दे दोगे बना के और कहोगे इस पिक्चर्स की पेंटिंग बनाओ, कलर करो, तो आसान होता है? नहीं होता है ना आसान, कितनी मेहनत लगती है उसमें। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ मोटे लेकिन अंतर आ जाते होंगे। बिल्कुल सही बात है, दो जब लेख हमें देखने को मिलते हैं तो अंतर तो होता ही है ना। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता था। मतलब जब पांडुलिपि के बारे में बता चुकी हूँ, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। पांडुलिपि के बारे में बता चुकी हूँ, ये भोज नाम के वृक्ष से प्राप्त होती थी पांडुलिपि, उस पर लिखा जाता था, ये बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में कुछ कुछ यही होता था। प्रतिलिपि का मतलब क्या होता है बताइए, प्रतिलिपि का मतलब क्या होता है बताइए। प्रतिलिपि का मतलब होता है कॉपी, ठीक है, उसकी कॉपी करना। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही। मतलब
सदी सदी भर जैसे जैसे समय आता गया और जब वो चीजें पुरानी होती गई तो उनको क्या ना, प्रिंटिंग तो होगी नहीं, प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं, तो हाथों से क्या करते थे, लिपिकार को जो थे हाथों से क्या करते थे, उसकी नकल करके दूसरी नई प्रतिलिपि तैयार करते थे। ठीक है, मतलब एक पेज में दूसरे पेज को लिखा करते थे, उसी मैटर को थोड़ा बहुत चेंज करके। ठीक है, अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। बिल्कुल सही है, जब जब ले नकल करने वाला नकल विस होगा, तो जब वो अलग अलग व्यक्ति आएगा तो चेंजिंग तो हो जाती है ना। प्रिंटिंग का मतलब ये तो ना, आज की डेट में जो बुक्स आज छपी है कल छापेंगे तो वो भी ऐसी हो जाएगी, नहीं ना, हाथ से लिखने में थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो होते ही है ना। तो वैसे यहाँ पर भी देखे गए, इसमें बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद की लिपियों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। मतलब जो पुरानी थी वो हमें जो मूल मूल पांडुलिपि का मतलब क्या होता है, जो हमारी सबसे पहले पांडुलिपि लिखी गई थी ना, वो हमें बहुत कम मिल पाई, क्योंकि उसकी नकल होती रही। जब नकल होती रही तो हम नकल वाली पांडुलिपि पर निर्भर रहने लगे। जब उस पर निर्भर रहने लगे तो उसके जो स्रोत हो गए तो पूरे विश्वसनीय नहीं हुए। पूरे स्रोतों पर विश्वास कैसे कर सके जब उसमें चेंजिंग होती रही। ठीक है, इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कितना कठिन काम इतिहासकारों को देखो करना पड़ता है। जो हमारे हिस्टोरियन होते हैं ना, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। मतलब एक ग्रंथ हो गया, जैसे फॉर द एग्जाम्पल जैसे पुराण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, अगर उसकी प्रतिलिपि अलग अलग मिलेगी तो कंफ्यूजन तो हो जाएगी ना, इसमें कुछ लिखा है इसमें कुछ लिखा है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। पूरा पढ़ते हैं, पूरा सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब जाके एक मैटर पे उनका स्रोत निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये पढ़ाया। इसमें अभी और है थोड़ा, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। बिल्कुल, जो उनका मूल होता था ना, मेन जो आप ओरिजिनल ओरिजिनल जो कॉपी होती थी उसमें संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। देखो, इतिहासकार 14वीं शताब्दी के इतिहासकार कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। इन्होंने अपना वृत्तांत लिखा था 1356 में और दूसरी बार कब लिखा था? 2 वर्ष बाद लिखा था। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस यहाँ कैसे बनेगा? जियाउद्दीन बर्नी कौन थे? एक इतिहासकार थे और किस समय के थे? 14वीं शताब्दी के थे। ठीक है, इन्होंने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? 1356 में। उसके बाद इन्होंने 2 वर्ष बाद लिखा था, उसी को 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। कहने का देखो, यहाँ पर एक फॉर द एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी बताया ना, मूल लिपि नहीं मिली है। अब देखो यहाँ पर ये इतिहासकार की एक एग्जाम्पल दे दिया गया है कि 14वीं शताब्दी के इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी। उन्होंने अपना वृत्तांत 1356 में लिखा और उसके बाद अपना वृत्तांत को ही मतलब 2 वर्ष बाद लिखा। ठीक है, तो 1971 में इतिहासकारों ने इसे पुस्तकालयों में देखा। पुस्तकालयों में ये था, अब लेखाकार में वहां रखा था। ठीक है, तो वहां जब देखा तो पहली जो पहला वृत्तांत जो लिखा था 1356 में, वो तो उनको मिला ही नहीं। और जो दूसरा वृत्तांत 2 वर्ष बाद लिखा, वो कहीं पड़ा हुआ था। ठीक है, मतलब दूसरे वर्ष जो उन्होंने लिखा था वो तो उन्हें मिल गया, लेकिन जो पहला वृत्तांत था 1356 में लिखा लिखा था, वो कहीं दबा पड़ा था। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ होती हैं जो हमारी मूल पांडुलिपियां होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वृत्तांत होते हैं वो हमारे मूल जो होते हैं ना, जो मेन कॉपी होती है, ओरिजिनल कॉपी होती है, वो कहीं ना कहीं पड़ी होती है। और बाद में हम बाद के जो हमें जो लेख होते हैं वो जाके हमें मिलते हैं। बाद की पांडुलिपियां, बाद के लेख, बाद की कॉपियां जितनी भी होती हैं वो हमें मिलती हैं, क्योंकि पुरानी वाली पुरानी कहीं दब जाती हैं, कहीं भी फट जाती हैं, कुछ भी हो जाता है। तो इस तरीके से जो इतिहासकारों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है उन स्रोतों से जानकारी निकालने में। ठीक है, तो देखो चित्र 2 में हम बात करेंगे। ये देखो चित्र 2 दिख रहा है ना, ये देखो, ये देखो, ये लिपिक दिख रहे हैं ना, ये लिपिक जी बैठे हैं, कैसे कर रहे हैं नकल,
नकल नवीस हैं ये, ठीक है। लिपिक हैं जो कि कॉपी कर रहे हैं, देखो एक कॉपी ये रखी है, इस पर कॉपी कर रहे हैं ये दूसरे उस पर, बिल्कुल दिखाया गया है, ठीक है। देख रहे हैं ना। चलो इसमें पढ़ते हैं कि ये क्या कर रहे हैं इसमें। देखो चित्र वन में क्या है, यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर इंटू 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर भी कहा जाता है। मतलब इसकी जो लिपि जो ये कर रहे हैं ना, नकल कर रहे हैं, मिनिएचर पे नकल कर रहे हैं, छोटी छोटी कॉपी है, और उससे क्या बोला जाता है, लघु चित्र बोला जाता है, और लघु चित्र को ही मिनिएचर बोला जाता है। क्वेश्चंस, लघु चित्र को ही क्या बोला जाता है, मिनिएचर बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। मतलब जब लघु चित्र बनाए जाते थे ना, इनका प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को, जैसे कोई भी लेख होता है तो लघु चित्र बनाया जाता है, तो उससे रिलेट करके बताया जाता है उस चित्र को, ठीक है। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। मतलब संग्रहकर्ता जो इनके पास रहते थे, संग्रह करके रखते थे, उनको इकट्ठा करके रखते थे, तो इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचते थे, ठीक है। बहुत सुंदर थे ये चित्र, ठीक है। चलिए अब दूसरा चित्र ये देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये देखिए, तो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये देखो लिखा हुआ है, तो ये कैसे लिखा हुआ है इसके बारे में हम देखते हैं। चित्र टू, यहाँ पे दाई और बाई की बात की गई है। चित्र टू, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। किसे, फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, ठीक है। कैसी कठिनाई, नस्तलिक लिपि, एक तो हो गई इसमें नस्तलिक लिपि, और दूसरी इसमें देखिए आते हैं, दूसरी हो जाती है सिकस्त लिपि। इसके बारे में नोट करके लिख लीजिए, नस्तलिक लिपि, ठीक है, और दूसरी हो जाती है सिकस्त लिपि। इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, ठीक है। नस्तलिक लिपि जो बाईं ओर में वर्ड जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है। मतलब जो नस्तलिक लिपि होती है ना, नस्तलिक लिपि जो है वो बाईं ओर में वर्ड जोड़कर लिखी जाती है, ठीक है। जैसे हम आज लिखते हैं, वो बाईं ओर में वर्ड जोड़कर लिखी जाती है। अब दूसरा, फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता था। मतलब जो लिपि बाईं ओर लिखी जा रही है ना, नस्तलिक लिपि, वो फारसी अरबी लोगों के लिए क्या होता था, लिपि को पढ़ना आसान होता था। कहने की बात है, यहाँ पर हम 700 से 1750 के बीच की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर मुगल शासक भी देखने को मिलते थे, जैसे कि बाबर, ये सब आ गए थे, तो इनकी जो लैंग्वेज थी वो फारसी और अरबी थी। तो फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता था। अब शिकस्त लिपि जो दाईं ओर अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन है। मतलब जो शिकस्त लिपि जो है ना, वो दाईं ओर से लिखी जाती है, दाईं ओर से, दाईं यानी कि दायां हैंड ले लीजिए, यानी कि दायां हाथ ले लीजिए, यानी कि राइट हैंड ले लीजिए, और उसे ऐसे करके लिखिए, वो होती है शिकस्त लिपि। और बाईं ओर जैसे कि अपना बायां हाथ ले लीजिए, यानी कि लेफ्ट हैंड ले लीजिए, और फिर लिखना चालू कीजिए, ठीक है। तो उस तरफ से लिखना चालू कीजिए, तो वो होता है आपका नस्तलिक लिपि, और एक होती है शिकस्त लिपि। इस दोनों लिपि के बारे में समझ गए ना आप कि कैसे लिखी जाती है, यानी कि नस्तलिक लिपि बाईं ओर से और शिकस्त लिपि दाईं ओर से, ठीक है, राइट। ये आज मैंने आपको क्लियर किया, आज समझ में आया आपको, तो प्लीज कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। कमेंट करके मैम को बताया करो कि क्लास आपको समझ में आई है। मैम सीटेट वालों के लिए इतनी मेहनत कर रही है पेपर 2 के लिए, है आपके 15 क्वेश्चंस के लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि मैम का सपोर्ट करें। अब देखिए, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, ठीक है। देखिए इतना मेरे पास अभी मैं इसको नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इंटरनेट इश्यू है मेरे साथ, तो इसलिए मैं हर चैप्टर को पार्ट वाइज लेकर आती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करेंगे आप लोग, तो मैं ना अपना सिस्टम अच्छा कर लूँगी, तो मैं आपको फेस टू फेस भी पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपसे कोई क्वेश्चंस किए थे, ध्यान है आपको कि कौन कौन से क्वेश्चंस किए थे, बताइए।
मैंने क्वेश्चंस किया था आपको लास्ट क्लास में और आपने उस क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया, तो उस क्वेश्चंस का आंसर मैं देने जा रही हूँ। उस क्वेश्चंस का आंसर है, मैंने पूछा था कि समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था। समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमार देवी और समुद्रगुप्त के बेटे का नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दादा थे उनका क्या नाम था, चंद्रगुप्त था। ठीक है, समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त था। ये क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी, ये क्वेश्चंस बन चुका है। ठीक है, तो आगे हम इस क्लास करेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आज के लिए मैं इतना ही करूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, कितने कुछ यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, और जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी क्लास मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी को। आप ये मत देखिए कि मैम के सब्सक्राइब इतने कम हैं, ये है कि मैम नहीं पढ़ाती होंगी अच्छा, ऐसा नहीं है। अभी मैंने स्टार्टिंग की है, देखिए। ठीक है ना, तो आप एक बार मेरी जो क्लास जो डेली आती है ना, सिर्फ 30 मिनट सुनिए, 30 मिनट। आधे घंटे का टाइम निकालिए, जो जिसमें आप पढ़ाई करते हैं ना उसमें से आप आधे घंटे का टाइम निकाल लीजिए अपने इस क्लास के लिए। ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। और इसी आधे घंटे में आपके कुछ क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी समय अगले पार्ट के साथ, इसी चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।